अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने एस ब्लॉक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अब जो है हम लोग पी ब्लॉक के एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। पी ब्लॉक में एमसीक्यू लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक एलिमेंट अकर इन ग्रुप 3 A to 8 हैं। ठीक है भाई, 3 A से लेकर 8 तक के ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक में होते हैं। एस ब्लॉक में 1A और 2A होते हैं, और जो बी के ग्रुप्स होते हैं उनमें 1B to 8B होते हैं। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पी ब्लॉक। अब मैंने वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन बताई थी। तो पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन बनती है NS2NP6, क्योंकि उसमें P आता है NS2NP1 से 6, यानी जो ऑप्शन सी है ना वो है 1 से 6, इसलिए कि P 1 से 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। इस तरह ग्रुप 3 A में 1 होता है, फिर इस तरह चलता रहता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट वेरीज फ्रॉम। पी ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल में कहाँ तक की इलेक्ट्रॉन, भाई पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 3 A से लेके ग्रुप 8 तक। ये बात पहले बताई गई है कि जो ग्रुप नंबर होता है वही आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। अब 3 A से स्टार्ट हो रहा है तो 3 A के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 4th A के 4 होंगे, 5th A के 5th होंगे, 6th A के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7th A के 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8th A यानी 3 to 8 जो है ना वो। अच्छा, नाइट्रोजन हैज़ अ इलेक्ट्रॉन। भाई नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन पूछ रहे हैं यार, 1 मतलब एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन पूछ रहे हैं यार, बच्चों वाली सवाल, मतलब बच्चों वाली बात कर रहे हैं। लॉफिंग गैस क्या होती है? N2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बताया था मैंने वीडियो में, नाइट्रोजन का जो मैंने पी ब्लॉक में जो ग्रुप 5 के बारे में बताया था। तमाम के तमाम पी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस पूरे पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होता है, लेफ्ट और राइट डिक्रीज होता है। सिंपल। आइंस आर फॉर्म्ड बाय, आइंस कब बनते हैं भाई? जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है तो आयन बनता है, लूज होता है तो कैटाइन बनता है, गेन होता है तो एनाइन बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज एज फॉलोज। देखो भाई, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स रिलेशन यूँ है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टेंडेंसी टू किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहे, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, और अगर कोई गेन करना चाहे तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये जो टेंडेंसी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ये मेटल के पास होती है। मेटल का मेटालिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तीनों बातें एक ही हैं। बोरिक एसिड का फार्मूला, इतना मशहूर कंपाउंड है, कैरम पाउडर है, H3BO3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप 3 A। भाई ग्रुप 3 A के एलिमेंट में बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, और इंडियम होता है, और थेलियम होता है। गैलियम Ga, ये Ge है। Ge इज बेसिकली जर्मेनियम। जर्मेनियम ग्रुप 4 के मेंबर है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप 4 के मेंबर है। ग्रुप 3 के कौन कौन है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम Ga, इंडियम In, थेलियम Tl। बोरेक्स के बारे में पूछ रहे हैं। बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट डॉट डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, टिनकल कहते हैं बोरेक्स को, लेकिन टिनकल उस वक्त कहते हैं जबकि डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट यानी .10H2 होता है। अदरवाइज बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट होता है। Na2B4O7, बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के चीफ ओर कौन है? बॉक्साइट। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है। सही है भाई, बॉक्साइट जो है ना वो जिससे हमने पूरी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ाया आपको पूरा। तो अच्छा, बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.NH2O। विच इज़ नॉट अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मिनरल कौन सा नहीं है? मैलेचाइट, डियास्पोर, बॉक्साइट, कोरंडम, ये सब एल्यूमिनियम के हैं, मैलेसाइट नहीं है। एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है?
थर्माइट प्रोसेस बताया था कि जब एल्यूमिनियम पाउडर को आयरन ऑक्साइड से मिलाते हैं तो होता ये है कि और मिलाकर इग्निशन देते हैं तो होता ये है कि आयरन ऑक्साइड जो है ना वो तो पिघल जाता है और ऑक्सीजन जाके एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाती है। एल्यूमिनियम इस रिएक्शन में जो है ना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो देखो Fe2O3 प्लस Al प्रोडक्ट बनती Al2O3 प्लस Fe। अब Fe2O3 प्लस Al, एल्यूमिनियम के पास रिएक्टेंट में कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन गई? प्रोडक्ट में Al2O3 बन गई, उसके पास ऑक्सीजन आ गई तो इसने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अलुमिना क्रायोलाइट Na3Al(F6) इज एडिड। यार ये बात भी बताई हुई है कि क्रायोलाइट क्यों डालते हैं मोल्टन अलुमिना की इलेक्ट्रोलिसिस में? इज टू लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर, सिंपल। और जो है मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने में यूज़ होता है और मिनिमाइज द वोलेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यार देखो, अब इन्होंने जो है ना MCQ में ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया, हालांकि बुक में वाजे लिखा हुआ है कि इज टू लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर। और ये जो वोलेटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वो फ्लोस पार करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, भाई देखो बुक में लिखा हुआ है कि क्रायोलाइट जो होता है ना वो मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करता है, बस ये बात है असल। और इज टू लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर और फ्लोस पर जो है ना वो फ्लूइडिटी बढ़ाता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बात लिखी हुई इन्होंने ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से कौन सा मेटल जो है वो अलग होता है? भाई अभी तो पढ़ाया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम ही तो है, एल्यूमिनियम मेटल की अभी आपने एक्सट्रैक्शन पूरी पढ़ी है ना। अच्छा, विच ऑफ द प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और कंटेनिंग एक्सेस सिलिका SiO2 एज इम्प्योरिटी? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने अपनी वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि जब इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं तो कौन कौन से जो है ना आपको कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ करने होते हैं। और जब आयरन और सिलिका दोनों होते हैं तो जो है वो हॉल्स मेथड लगता है, और जस्ट अगर सिलिका हो तो फिर ये आपका सरपेक मेथड लगता है, और अगर जस्ट आयरन हो तो बायर्स मेथड लगता है। फिर भी कंफर्म कर लेना, वीडियो से देख लेना प्लीज़ भाई, सिर्फ नामों का मसला है बाकी। अच्छा, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हॉल्स प्रोसेस द बॉक्साइट ओर इज मिक्सड विथ। हॉल्स मेथड में वो बॉक्साइट ओर जो है वो फ्यूज्ड विथ Na2CO3 Na2CO3 के साथ फ्यूज़ किया जाता है, Na2CO3 के साथ फ्यूज़ किया जाता है बच्चों। और हीटेड विथ कार्बन एट जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ करंट ऑफ नाइट्रोजन जो है ना ये किया जाता है सरपेक्स मेथड में, सही। और बस, और व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड टू NaOH सोल्यूशन, एल्यूमिनियम को जब NaOH सोल्यूशन के में ऐड करते हैं ना बच्चों तो एक तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और बॉक्साइट मिनरल जो होता है ना वो आयरन एज इम्प्योरिटी इज प्योरिफाइड बाय बॉक्साइट मिनरल कंटेनिंग आयरन। आप ये देखो वही सवाल आ गया, मतलब ये आपने खुद उस वीडियो से देखना है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद N2 टू फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है ना, तो ग्रुप 5 के मेंबर को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आता है और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आता है। तो +3 और -3 दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बन जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सही है। चलो भाई, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी आ गया। अब कॉमन एलम जो होता है पोटैश एलम K2SO4.Al2SO4.24H2O, ये फार्मूला होता है, ये डबल सॉल्ट का फार्मूला है, ये आप याद कर लें। और इसमें से एलम कौन है? इसमें से जो है वो एलम जो है ना वो D है। एल्यूमिनियम एलम डबल सॉल्ट होते हैं और उनमें एल्यूमिनियम कंपाउंड सारे होते हैं, तो जो ऑप्शन D है ना वो एल्यूमिनियम वाला है, एलम है। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 4 थे कि यार भाई वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन चैप्टर 1 में बताई हुई थी, दोबारा वो लोग पूछ रहे हैं ग्रुप 4 में। यार एक बात बताओ, ग्रुप 4 है ना तो उसके P ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई?
वैलेंशियल कन्फिग्रेशन NH2 NP2 होती है, सही है, ग्रुप 4 की मैंने सारी वैलेंशियल कन्फिग्रेशन बताई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वेरियस इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन? डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, or diamond is the hardest and lamp black is the softest, diamond is the hardest and coke is the softest, coal is the hardest and graphite is the softest। अब देखो भाई पहली बात जो है ना, जितनी भी इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, डायमंड तो हार्डेस्ट है, सॉफ्ट में कौन है? ग्रेफाइट सॉफ्ट है भाई। ग्रेफाइट ग्रीजी होता है, ग्रीस के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ग्रीजी बहुत सॉफ्ट होता है भाई। लैम्प ब्लैक कोक वगैरह पे कहाँ से आ गए? तो सिंपल सा जवाब है भाई, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। भाई क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ चारकोल कोक लैम्प ब्लैक डायमंड, इतना बड़ा डायमंड मौजूद है। 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, अबे भाई ये तो डेफिनेशन आपको बताई हुई है। 2 या 2 से ज़्यादा एक एलिमेंट की शक्लें हों एलोट्रॉप कहते हैं, कंपाउंड में शक्लें हों तो पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट इन द फ्यूम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। भाई इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब कभी भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बस सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जो होती है ना, वो वाटर गैस होती है, वाटर गैस नहीं निकलती गाड़ी के एग्जॉस्ट से, सही है भाई। तो CO2 तो खैर है, लेकिन CO2 पॉइजनस थोड़ी है, पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं, जिसमें इसका क्यूबिक शेप होता है, ठीक है। और जो गैसेस CO2 होता है ना बच्चों, उसमें उसका लीनियर शेप होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स रिएक्शन आइडेंटिफाइड बाई इट्स रिएक्शन विथ, जो है वो आप उसको देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना चेक करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है लाइम वाटर, चूने वाला पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसके वाटर से बबल करवाते हैं ना, मतलब इससे पास करवाते हैं, तो ये जो लाइम वाटर है ना, ये मिल्की और क्लाउडी वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब टर्न्स इनटू मिल्की कलर। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होती है ना, तो मिल्की कलर आ जाता है और क्लाउडी आ जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमें पता लग सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज इट हैज़ पंजेंट ऑर्डर, स्वीट ऑर्डर, सफोकेटिंग ऑर्डर। आप देखिए भाई, अब देखो ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, सही है, लेकिन ये पॉइजनस होती है। अच्छा मतलब जब भी तो ये पॉइजनस है, मतलब अगर कंबशन के दौरान अगर ये प्रोड्यूस हो रही है और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप मर जाएंगे। जैसे कि जो जनरेटर्स होते हैं ना, उनके एग्जॉस्ट के बारे में कहा जाता है कि उनके एग्जॉस्ट को घरों में ना रखा जाए। उसकी वजह है कि जनरेटर में कंबशन हो रही होती है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुई और ये प्रोड्यूस हो गई और आपको कोई इसकी ऑर्डर भी नहीं होती तो मर सकते हैं। रिएक्टिंग कोक विद कैल्शियम ऑक्साइड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। अगर आप कोक को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला रहे हैं तो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2, ठीक है। अच्छा, द ब्राउन रिंग टेस्ट, जो ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, इज़ यूज टू डिटरमाइन क्लोराइड को, ठीक है भाई। मैंने आपको है ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बताया था, याद होगा, मैंने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बताया था क्लोरीन के जो उसमें है ना वीडियो के अंदर। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ब्राउन रिंग बनते हैं, तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्लोरीन को यूज़ करने में इस्तेमाल, मतलब डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर जो जो चीज़ें मिलाई जाती हैं आप वो वीडियो में देखें ज़रा। कार्बन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म, कार्बन जो है ना वो मेटल के साथ मिलकर जो है वो कार्बाइड फॉर्म करता है, और नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड बनाता है, मतलब नॉन मेटल के साथ तो अगर नहीं, वैसे तो मेटल के साथ मिलकर कार्बाइड बना रहे हैं, और नॉन मेटल तो खुद है, वो नॉन मेटल के साथ क्या मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें तो गुड कंडक्टर ग्रेफाइट होता है, पैरेलल टू द प्लेन गुड कंडक्टर होता है। सल्फर बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस, सल्फर को अगर आपने एयर में बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये काम आपने जो है वो H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किया हुआ है। क्लोरीन हैज़ अ ब्लीचिंग एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HOCl। ये बात मैंने आपको एस ब्लॉक के अंदर जब मैंने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था तो वो मैंने वहाँ पे बताई थी कि जब क्लोरीन को वाटर में मिलाते हैं तो बनता है HCl और HOCl। HOCl में जो क्लोरीन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। तो ये जो
क्लोरीन पे प्लस चार्ज है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ये करता क्या है कि जितनी भी पूल वाटर में जितनी भी गंदगी होती है ना, उस तमाम कलरफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं जो पूल वाटर को ख़राब कर रहे होते हैं, तो चूँकि ये इसमें क्लोरीन HOCl में क्लोरीन पे प्लस चार्ज है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तमाम उन गंदी चीज़ों से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो वो तमाम कलरफुल सब्सटेंसेस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद कलरफुल से कलरलेस हो जाते हैं। बहरहाल मैंने ये पूरी बात है ना अपनी वीडियो में बयान की हुई है। इन डायमंड कार्बन एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू गिव। डायमंड में बताया था कि बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग होता है, और वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। और फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्फीन COCl2 होता है, COCl2। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 होता है। और ये फॉस्फीन जो है ना, ये क्लोरीन के एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है, क्लोरीन Cl2 + CO तो फॉस्फीन बनता है। और PH3 होता है फॉस्फीन। अच्छा, फॉस्फीन और फॉस्फीन ये दोनों पॉइजनस गैस है। द कॉम्पोजिशन ऑफ वाइट लेड पिगमेंट। अब देखो वाइट लेड पिगमेंट की कॉम्पोजिशन मतलब फार्मूला पूछ रहा है, तो वाइट लेड पिगमेंट को हम लेड कार्बोनेट भी कहते हैं, और जो है वो इसका फार्मूला होता है 2PbCO3.PbOH2 या Pb3OH2.CO32। तो लेड कार्बोनेट या वाइट लेड पिगमेंट। अच्छा, रेड लेड जो होता है ना, संदूर इसको हम ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहते हैं और लेड सेस्क्वी ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जो है Pb3O4 या 2PbO.Pb। अच्छा, इसी तरह एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटैश एलम जो होता है ना बच्चों, वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटैश एलम भाई बच्चों एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है। मतलब जब पोटैश एलम को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो Al+3 के आयन प्रोड्यूस होते हैं, और Al+3 के आयन की वजह से ये जो है ना एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता है, इसकी वजह से जो है ना इसका सोल्यूशन एसिडिक होता है। अच्छा, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट टावर, तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं ना कॉन्टैक्ट टावर में। गैल्वेनाइजेशन जिंक की डिपोजिशन होती है, ये बात मैंने बताई हुई है। बॉक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है भाई। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम भी है। अच्छा, हूप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज यूज इन दामे भाई, हूप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, पड़ा हुआ है। ग्लूबर सॉल्ट, ग्लूबर Na2SO4.10H2 रट्टा लगाने वाला भाई। सोडा ऐश Na2CO3 जस्ट, और Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा। ग्रुप 5th ऑफ द पीरियोडिक टेबल की कन्फिगरेशन पूछ रहा है भाई, NH2NP3 हो गई। अकॉर्डिंग टू द हंड रूल द करेक्ट कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, भाई हंड रूल कहता है कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब होते तो 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कन्फिगरेशन अगर करो तो 1s2 2s2 2p3। अब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है ना, उसकी पंजन रॉटन है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है भाई, सूंघ के देख लो एक दफ़ा। एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ना ग्रुप 5 में डिस्कस किए हैं, उसके अंदर ये मैंने लिखवाया हुआ है। आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन बाय, भाई आयोडीन जो होता है ना वो होता है सबलाइम सॉलिड। सबलाइम सॉलिड क्या होता है, जो कि हीट एनर्जी देने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो अब जो है ना क्या होगा, सीन कुछ ऐसा होगा कि जब आप मट्टी तो भाई हीट देने पर जो है ना वोलेटाइल, मतलब मट्टी तो बहुत लेस वोलेटाइल होती है ना, यानी ये तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होती। तो होता ये है कि जब जो है ना आप उसको हीट करते हो ना मट्टी के साथ, तो आयोडीन जो चूँकि सबलाइम सॉलिड है, तो आयोडीन वेपर्स फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। और वेपर्स फॉर्म में जब आ रहा होता है तो इसके वेपर को हम ऊपर, मतलब वेपर उठना शुरू हो जाते हैं, वेपर को ऊपर ले जाके हम कंडेंस कर देते हैं, तो फिर ये जो है ना सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मतलब सिंपल ये कि हीटिंग करनी है, कोई केमिकली किसी चीज़ को ऐड नहीं करना। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl एंड SOCl, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बैटरी लो हो रही है भाई, चार्जर भी ख़राब हुआ है। अच्छा भाई, तो भाई बड़ी मुश्किलों से चार्जर लगा है, तो अभी अल्लाह का शुक्र है ये चार्ज हो रहा है।
तो हम कहाँ पर थे, हाँ भाई ये जो वाटर का क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है ना भाई, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इसमें क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है। ये सारी बातें जब ये रिएक्शन मैंने इस ब्लॉक के अंदर पढ़ाया था बच्चों, तो ये वहाँ पर मैंने ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन बताई थी। ठीक है, तो जो है ना ये इसका आंसर तो डी हो जाएगा। और अच्छा भाई, जो लीस्ट सोलेबल गैस है ना वो नाइट्रोजन होती है, बाकी अमोनिया CO2 PH3 जो है ना सोलेबल होती है। अच्छा, एट हाई टेम्परेचर N2 कंबाइंस विद CaC2 टू गिव, अगर आप नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड से आप मिलाते हैं हाई टेम्परेचर पर, अब देखो बच्चों ये जो है ना ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। सही है, कैल्शियम जो है कि हाई टेम्परेचर पर अगर आप नाइट्रोजन को, तो जो है ना याद करना पड़ेगा, कैल्शियम साइनामाइड बनेगा, CaCN2 बनेगा। अच्छा, एक्वा-रिजिया किसका मिक्सचर होता है ये बताया हुआ है कि HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है एक्वा-रिजिया, और किस रेशो में होता है ये भी बताया हुआ है, ये उधर वीडियो में देख लेना। और जो गैस किप्स अपैरेटस में प्रोड्यूस होती है ना भाई वो H2S गैस होती है, ये भी बताया हुआ है H2S की प्रिपरेशन में। येलो कलर ऑफ द कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज़ ड्यू टू द, जो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड होता है जिसको हम लोग इसमें NO2 गैस होती है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं इसको, NO2 प्लस HNO3, तो उसका येलो कलर आ रहा होता है। अच्छा, बाकी जो है ना भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 6 देखिए NH2NP4 है। बाकी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्रियली जो है ना वो ओस्टवोल्ड मेथड से होता है, और अमोनिया जो है वो हैबर-बोश प्रोसेस से बनता है। H2SO4 जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। H2SO4 हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर बिकॉज इट हाइड्रोलाइसिस द एसिड, तो हाइड्रोलाइसिस द एसिड, बस हाइड्रोलाइज कर देता है, तो और इट डिकम्पोजेस द एसिड, एसिड डिकम्पोजेस वाटर। इसका जो सही आंसर है ना बच्चा वो हाइड्रोलाइसिस द एसिड है। ठीक है भाई, an element on heating gives gaseous oxide which upon dissolving in water gives an acidic solution। एसिडिक ऑक्साइड दें, और देखो अच्छा एक एलिमेंट वो बोल रहा है उसको हीट करने पर वो गैसियस ऑक्साइड दे, और उस गैसियस ऑक्साइड को वाटर में जब डालें तो एसिडिक सोल्यूशन मिले। भाई नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो तो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर, और जो सॉरी एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पर जो है वो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अब उसने बोला कि अब सोडियम तो इसमें से हट गया, अब मैग्नीशियम भी हट गया, अब रह गया हाइड्रोजन और जो है वो सल्फ़र। सही है, अब देखो कि अब हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो वही H2O होता है ना, तो H2O तो न्यूट्रल होता है। सल्फ़र का ऑक्साइड क्या होगा, SO2 को पानी में मिलाएंगे ना तो जो है ना वो आपके पास जो है ना वो एसिडिक सोल्यूशन देगा। तो SO2 का ये मतलब मामला ये है कि भाई सल्फ़र आंसर है, और मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोम्बिक सल्फ़र। भाई रोम्बिक सल्फ़र जो होता है वो S8 होता है, S8। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। अच्छा, H2SO4 में किसको डिजोल्व करवाएं कि ओलियम बने, SO3 को। केमिकल फार्मूला ऑफ ओलियम H2S2O7। सही है। कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, भाई वैनेडियम पेंटॉक्साइड सब बताया, ये सारी बातें हुई हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट H2SO4। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज होता है, ये बात मैंने बताई हुई है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर रिमूव कर रहा होता है, रेड सल्फोनेटिंग एजेंट होता है। सही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा भाई, तो जो है वो मैं क्या कह रहा था कि भाई अपना कहाँ पर थे हम लोग भाई, पता नहीं कहाँ पर थे बहरहाल। अच्छा, द चेयरिंग एक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा भाई, चेयरिंग एक्शन, भाई चेयरिंग एक्शन क्या होता है, चेयरिंग एक्शन क्या होता है कि
आपने ना शुगर पे ना सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड उससे सारा का सारा वाटर रिमूव कर देगी, ठीक है। अब जब वाटर रिमूव हो जाएगा यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ कार्बन रह जाएगा, तो 4 बच जाएगा। 4 मतलब चारकोल, कार्बन कार्बन। तो चेयरिंग एक्शन का मतलब ये है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, सारा पानी निकाल देता है। जब सारा पानी निकल जाता है तो सिर्फ कार्बन रह जाता है, ब्लैक। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूसेस, यार ये मैंने वीडियो में बताया मैं, कॉपर, अच्छा कॉपर का बोल रहा है वो, कॉपर का H2SO, हाँ H2SO4 के रिएक्शन में मैंने कसम से बताया भाई, ये बात मैं अभी नहीं बता रहा, ये तुम खुद वीडियो देख के बताओगे। इसी तरह जिंक वाला भी रिएक्शन बताया हुआ है, इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड वाला भी रिएक्शन बताया हुआ है कसम से। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, भाई स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर रोम्बिक सल्फर होता है। और प्लास्टिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर का जो चक्कर होता है स्टेबिलिटी का, 95 डिग्री से पहले जो है ना रोम्बिक होता है, 95 से पता नहीं एक मेल्टिंग पॉइंट 112 बताया था, 117 बताया था, उस तक जो है ना वो होता है अपना मोनोक्लिनिक स्टेबल होता है। तो वैसे रोम्बिक सबसे स्टेबल फॉर्म है। और विच फॉर्म ऑफ द सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन प्लास्टिक सल्फर, भाई प्लास्टिक सल्फर ये भी बताया हुआ मैंने वीडियो में, अगर आपने गौर से देखी हो कसम से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज सॉलिड एट रूम, अबे भाई क्या पूछ रहा है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आयोडीन होता है यार, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। अच्छा, व्हाट इज विच इज़ द एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन रेड फास्फोरस, फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, सारे बताए हुए हैं भाई वीडियो में। और व्हेन H2S gases pass through a solution of CuSO4, copper sulfide is precipitated, the color of प्रेसिपिटेट का कलर ब्लैक होता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर जो होती है ना भाई, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड होती है। अब ये कार्बन का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं यार, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, इसमें नाइट्रिक एसिड ऐसा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस गैस इज अ ब्लीचिंग एजेंट, इट हैज़ नो स्मेल, इज ट्रू, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ डिहाइड्रेट, भाई दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट होती है H2S गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ना, उसमें सल्फर पे -2 चार्ज होता है, सेंट्रल एटम सल्फर है, जब सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज होता है तो वो सब्सटेंस जो है ना वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज होता है तो वो सब्सटेंस अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये जो है वो मिसाल के तौर पे हमारे पास H2SO4 हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, तो H2SO4 HNO3 सही है। अच्छा भाई, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और जो है ना प्लास्टिक सल्फर आर एलोट्रॉप्स है भाई, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड बिकॉज ईच मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन आयंस, ईच मॉलिक्यूल आयनाइजेस टू फॉर्म 1 प्रोटॉन, टर्न्स नहीं, each molecule contain 2 hydrogen ion. Which acid is used as a dehydrating and drying agent? ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। विच हैलोजन एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, अभी आपने पढ़ा था ब्लीचिंग एक्शन, उसमें कौन सा हैलोजन यूज़ हो रहा था, HOCl, क्लोरीन। भाई क्या हो गया, बहुत मशहूर है ना, क्लोरीन को यूज़ करते हैं। अदर नेम ऑफ फॉस्जीन गैस, तो फॉस्जीन गैस का जो है वो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्माइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथानोन, डाइक्लोरोफॉर्मल्डिहाइड, सबके सब नाम है। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। थैंक यू।